सैन्य अकादमी में डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है और वही चीज़ें इस नाटक से मिस होती। हमारी कोशिश वही रही कि उस चीज़ को पेश किया जा सके और बढ़िया वास्तविक ढंग से। अभिनय ना लगे और अभिनय कर भी रहे हो अभिनय तो। ये कोशिश रही इस नाटक को करने के पीछे। मेरी भूमिका थी डॉक्टर गुप्ता की मेरी भूमिका थी। और अपनी तरफ से भी मौका देते हैं कि आप उसमें क्या कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी क्या ला सकते हो आप उसमें कैरेक्टर में, तो वो हम अपनी तरफ से लाते हैं और फिर जो है वो आपके सामने था आज। थैंक यू। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सीधा है कि फैसले इमोशंस के आधार पर नहीं होते हैं, तर्क के आधार पर होते हैं। बिल्कुल। और वही मैंने अपने किरदार के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये नाटक बहुत हुआ है और बहुत फेमस भी है, बहुत मेजर तरीके से लोग करते हैं, बट चुनौती ये रही कि इसको अलग तरीके से कैसे किया जाए। मेरा नाम ध्रुवशेफ गौड़ है और इस नाटक में मैंने अगर सिंगल वर्ड में क्लब करना चाहूँ तो नाटक के खलनायक की भूमिका, बीडी कपूर की भूमिका इस नाटक में मैंने अदा करी और मैंने सूबेदार जी की भूमिका निभाई है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ जी, मतलब सूबेदार जी की भूमिका निभाते हुए। अच्छा। और मैं मतलब 1 साल से थिएटर कर रहा हूँ। जो मेरा रोल था एक गार्ड का रोल था, जो हमारे कर्नल थे सूरज सिंह, उनके गार्ड का। और कहीं विक्की कौशल ने एक बात कही थी जब उन्होंने अपनी मूवी की थी कि जब आप सेना की वर्दी पहनते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी ना सीधी हो जाती है। जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के इन कमरों में भी सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं। जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है जानबूझकर, होशो हवास में, कत्ल करने पर, मर्डर करने पर। सुबेदार साहब, देखिए ये बात तो तय हो चुकी है कि उस रात आपने बुलेट मोटरसाइकिल पर इन दोनों अफसरों को पहचान लिया था ना? जी सर। तब तो जवान रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों उसी के रेजिमेंट के अफसर हैं। सर यही बात तो मैं आपको तब से कह रहा हूं। कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन, जो कि आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स की दुनिया में दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कोई ना कोई आयोजन करते ही रहते हैं। और आज का जो आयोजन वो कर रहे हैं थिएटर की दुनिया के लिए, रंगमंच के कलाकारों के लिए कर रहे हैं। अपने माता पिता की याद में कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से 10वां थिएटर फेस्टिवल यहाँ हो रहा है। CD देशमुख हॉल है ये और लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त अपने कैमरामैन चिंतामणि के साथ। और इस थिएटर फेस्टिवल का ये 4था प्ले आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कोर्ट मार्शल। जी हाँ, कोर्ट मार्शल देहरादून की टीम है, एकलव्य थिएटर ग्रुप है और इसके निर्देशक हैं अखिलेश नारायण। तो आइए देखते हैं स्वदेश दीपक द्वारा लिखित ये नाटक कोर्ट मार्शल। मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं, लेकिन मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से। जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के इन कमरों में भी सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं। सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे उस मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती है। मरने वाले की आंखों में, मारने वाले की आंखों में, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत से लोगों की जान ली है, बहुतों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन आज तक ना तो कभी मेरा खून जमा, ना कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते आ रहे हैं। The dealers in death। हम लोगों के जीवन में ऐसे मोमेंट्स कई बार आते हैं, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के इन कमरों में भी, लेकिन सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं रचा पाया।
क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति अच्छे से आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं। जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं वो जानलेवा छलांग। हो गया निहत्था था। सामने न कोई दुश्मन न कोई जंग। पहली बार मुझे इस दिल दहलाने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है मरने वाले के साथ। सच के केवल उतना होता है जितना दिखाई दे, समझ आए। नहीं, सच हथेली पे उगाया अंगारा होता है, धधक अंगारा। क्या आप में से किसी ने पकड़ा है इस अंगारे को? नहीं, शायद नहीं, लेकिन मैंने, कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा है इस अंगारे को। एक बार, सिर्फ एक बार। जय हिंद। बैठे आप सब लोग। मेजर अवंतिकापुरी, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जाए। जून की रात जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर अपनी मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से इन दोनों पर गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन मोहन वर्मा को लगी, जिनकी हादसे की जगह पर ही मौत हो गई। दूसरी गोली कैप्टन कपूर को लगी। कैप्टन कपूर बच गया सर, क्योंकि गोली उसके बाएं कंधे के पास लगी थी। अगर उसे तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता, ऑपरेशन ना होता, तो उसकी भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। सर, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर गोली 2 इंच नीचे यहाँ हार्ट पर लगती तो कैप्टन कपूर के बच जाने का सवाल ही नहीं था। इसका मतलब है कि रामचंद्र इन दोनों अफसरों को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशो हवास में कत्ल करने पर, मर्डर करने पर कोर्ट मार्शल। जवान रामचंद्र, सर, क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड? गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर, यस सर। बैठ जाओ रामचंद्र। मेजरपुरी, सर, आप अपना पहला गवाह पेश करें। सर, मेरे पहले गवाह है रेजिमेंट की सूबेदार बलवान सिंह। बलवान साहब। सर, सर। सूबेदार साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम। तो सवाल शुरू किए जाए। जी। सूबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आप कहाँ थे? मैडम, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। जी नहीं, नाइट ड्यूटी पर नहीं था। दरअसल उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक है। गर्मी बहुत थी, इसलिए पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था। अच्छा, उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान रामचंद्र। तो सूबेदार साहब, 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? मैडम, अभी तो बताया, बिजली चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बिजली चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी।
आप गार्ड चौकी से महज 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे और पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है। मैदान पर पड़ी एक छोटी से छोटी गेंद भी, खैर छोड़िए, उस रात जो मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास से गुजरी उस पर कितने लोग बैठे थे? मैडम 2। क्या दोनों ने हेलमेट डाल रखा था? जी नहीं। फिर तो आपने दोनों को पहचान लिया होगा। जी मैडम, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे। ठीक, फिर क्या देखा आपने? मैडम जैसे ही मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची, रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, दूसरी गोली कैप्टन कपूर के बाएं कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल गिर गई मैडम। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा। इसने वहां पहुंचकर राइफल फिर तानी गोली चलाने के लिए, लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज सिंह वहां पहुंच चुके थे। हम दोनों ने रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया। अच्छा, तो जब आपने पकड़ा रामचंद्र को तो उसे राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? मैडम जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है कि अगर आप झपट कर रामचंद्र को ना पकड़ लेते तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी मर्डर कर देता। जी मैडम। धन्यवाद सूबेदार साहब। सर मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना। सिट। सर। कैप्टन विकास राय। सर। प्रोसीड। सर। सूबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते? सर पिछले 3 साल से ट्रेनिंग सेंटर से ही रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में रामचंद्र की कभी किसी से मारपीट, कोई झगड़ा, किसी ने उसकी रिपोर्ट की आपसे? नहीं साहब, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की आज तक कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गौ आदमी सर। कैप्टन मोहन वर्मा जो कि मर चुके हैं, या कैप्टन बीडी कपूर, क्या इन दोनों में से किसी ने भी रामचंद्र की आपसे कभी कोई शिकायत की? जी नहीं। तो रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं। कोई एक्शन तो जरूर लिया होगा रामचंद्र के खिलाफ? नहीं सर। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या और कैप्टन बीडी कपूर पर ही जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, मैंने जो कुछ देखा वो बता तो दिया। सूबेदार साहब, देखिए सच केवल उतना नहीं होता जितना हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और उस पर पूरा का पूरा यकीन करने की गलती कर बैठते हैं। और फिर ये कहां जरूरी है कि जो कुछ आप देखें हम सब देखें वो सब सच ही हो? नहीं साहब, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा जी। अच्छा, आप जिस जगह पर खड़े हैं क्या ये हिल रही है, घूम रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? जी नहीं। तो आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं सूबेदार साहब, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, सरासर गलत है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी घूमती रहती है अपनी धुरी पर, सूरज के चारों तरफ। अब आपके ना देखने से सच झूठ तो नहीं बन जाता है ना? जमीन घूमने का इस मुकदमे से क्या मतलब है कैप्टन? सर, कैप्टन राय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहा है। उसे सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े हो। मेजर पुलिस राइट कैप्टन राय, तुम्हारी बातों का इस ट्रायल से कोई मतलब है तो ही पूछो। मैं सबको पहले ही वार्न कर देना चाहता हूं, किसी को भी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। कंटिन्यू कैप्टन। सब सूबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या था सर? आई मीन पासवर्ड क्या था? मैं कैप्टन राय को सलाह दूंगा इतनी मुश्किल हिंदी ना बोली जाए, जिसका मतलब उसे अंग्रेजी में बताना पड़े। श्योर सर। हाँ तो सूबेदार साहब, उस रात का पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं सर, अगर इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर बताऊं। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, प्रत्येक रात एक नया पासवर्ड होता है। अब इतने महीने पहले का गुप्त संकेत शब्द भूल जाए मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। उस रात को पूरे चांद की रात थी और पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, हत्या वाली रात की हर बात आपको मालूम होनी चाहिए। यस सर। कंटिन्यू कैप्टन। सर, सूबेदार साहब, देखिए ये बात तो तय हो चुकी है कि उस रात आपने बुलेट मोटरसाइकिल पर इन दोनों अफसरों को पहचान लिया था? जी सर। तब तो जवान रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों उसी के रेजिमेंट के अफसर हैं। सर यही बात तो मैं आपको तब से कह रहा हूँ। मैं सुन भी रहा। अच्छा, क्या आपने जवानों को ये हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर ये पासवर्ड ना पूछा जाए? सर, मैं कौन होता हूँ वैसे हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है साहब जी, बेदाग सर्विस। और क्या मुझे इतनी सी बात का नहीं पता? नहीं देखिए, आपको पता है। मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत नहीं दे सकते, किसी हालत में नहीं दे सकते। अच्छा ये बताइए, जब उस रात ये मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास पहुंची तो क्या रामचंद्र ने दोनों अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज किया? थम कौन है कहकर ललकारा? नहीं साहब, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। अगर रामचंद्र ने थम कौन है कहकर, देखने की नहीं, सुनने की बात कर, सुनने की। क्या रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों को थम कौन है कहकर ललकारा था? मैंने नहीं सुना साहब, कैसे कह दूं कि ललकारा था? मतलब जो आपने नहीं सुना वो कहा भी नहीं गया। साहब मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। आवाज सुनी जाती है सूबेदार साहब, देखिए नहीं। आप घटनास्थल से लगभग 524 मीटर दूर थे। आप रामचंद्र की ललकार
बुलेट मोटरसाइकिल के शोर में इतनी दूरी से नहीं सुन सकते थे? किसी हालत में नहीं सुन सकते थे? साहब मैं 100 मीटर की दूरी पर ठहर रहा था। ये आपसे किसने कहा? सर, मेजर पुरी। Exactly is my point. मेजर पुरी ने सुबेदार साहब से कहलवाया और ये भोले सुबेदार साहब मान गए कि ये 100 मीटर दूर टहल रहे। मेजर, क्या आपने फीते से दूरी मापी? सुबेदार साहब आप? सर नहीं मापी, लेकिन मैंने जरूर मापी। सुबेदार साहब घटना स्थल से लगभग 524 मीटर दूर थे, ये टहल रहे थे। आप रामचंद्र की ललकार थम कौन है नहीं सुन सकते थे, किसी हालत में नहीं सुन सकते थे। राइट कैप्टन राय। मेजर पुरी, ये मेरी आपको वार्निंग है। आपको सिर्फ सही फैक्ट्स ही कोर्ट में पेश करने चाहिए। सेट। कंटिन्यू कैप्टन। सब सुबेदार साहब एक बात समझिए, अगर हम कौन है कि ललकार सुनने के बाद भी कोई अफसर ना रुके तो? सर, कैप्टन राय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहा है। और कैप्टन, फिर ये कहां साबित हो चुका है कि उस रात रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों को रुकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा। गवाह कैसे बता सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं ना मेजर, गवाह ने जो नहीं सुना वो कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता। सर मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि आज रात 9 बजे घटना स्थल पर चला जाए। जज महोदय वहां खड़े हो जाए ना सुबेदार साहब खड़े। सर मैं वहां पर ठहर रहा था। ये आपको याद रहा टहल रहे थे? ये आपको याद नहीं रहा कितनी दूरी पर टहल रहे थे? सर एक मोटरसाइकिल चलवाई, कोई सैनिक पैरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, हम कौन है कि ललकार लगे? सर सबको चल जाएगा मालूम, सबको चल जाएगा पता कि इतनी दूरी से बुलेट मोटरसाइकिल के शोर में आवाज सुनाई दी होगी कि नहीं सुनाई दी होगी। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित कि रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर का खून और दूसरे पर कातिलाना हमला नहीं किया। देखिए सर मैं कौन हूं तो सिद्ध करने वाला कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र। ये बात तो सर वो खुद कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है कबूल। बस सर अगर कोर्ट ने इसको स्वीकारा ना हो तो रामचंद्र फिर से ऐलान कर सकता है। रामचंद्र तुम कुछ कहना चाह रहे थे? सर रामचंद्र ये सब कुछ नहीं कह सकता, गवाही सुबेदार साहब की चल रही है। सर उस रात मैंने थम कौन है की ललकार नहीं लगाई थी सर, बिना चैलेंज किए गोली चला दी थी सर। Court must record this confession of Ramchandar. You opened fire without challenging, sir. Sit down, Captain. Who the hell made you the prosecutor? Sir. जवान रामचंद्र, सर जब तक तुम्हारी बारी ना आए बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। सेट। कंटिन्यू कैप्टन। सर कैप्टन बीडी कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही तो आपकी भी होनी है, नंबर तो आपका भी लगेगा और जरूर लगेगा। So what? आपको बांग्ला भाषा आती है? नहीं। क्यों? हमारी बांग्ला भाषा में एक मुहावरा है कैप्टन कपूर, बाघ जब झपट्टा मारता है ना कम से कम 7 घाव करता है। सावधान रहिए। सुबेदार साहब देखिए, अब मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना, मैं तो फिजूल में बहस कर रहा था और रामचंद्र ने खुद मान लिया कि उसने गोली चलाई और बिना चैलेंज किए ही चलाई। आपकी आंखें और कान सचमुच ठीक है, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद सर। लेकिन सुबेदार साहब आप एक बात सोचिएगा जरूर, आखिर क्यों चलाई गोली रामचंद्र, क्यों किया? सुबेदार साहब कई बार सच जो होता है ना वो बिल्ली की तरह दुबक कर किसी एक अंधेरे कोने में बैठा रहता है। आप ध्यान से देखें और सोचें और तब जाकर फैसला लें कि सत्य क्या है। धन्यवाद। सर सर मेजर पुरी, सर आप अपना अगला गवाह पेश करें। सर मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। कैप्टन गुप्ता। Sir. Sir. डॉक्टर गुप्ता, जिस रात ये खून हुआ आप कहाँ थे? Well, कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मैच से लौट रहा था। इससे पहले कि अपने क्वार्टर की ओर मुड़ता मुझे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, तो मैंने फौरन ही अपना स्कूटर हादसे वाली जगह की ओर मोड़ दिया था। अच्छा, तो क्या देखा आपने वहां पर? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे, पल्स देखी बिल्कुल बंद। He was dead. गोली उनकी गर्दन पे लगी थी। कैप्टन कपूर बेहोश हो चुका था, इनके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था और पल्स भी कमजोर पड़ चुकी थी। तो मेजर, मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका था। नहीं तो यू कैन इमेजिन। अच्छा, उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था।
ये मुझसे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। तो डॉक्टर गुप्ता, क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया? नो, पहले इन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता था। आई गेव माई ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। उसके बाद फौरन ऑपरेशन किया गया। एंड कपूर, गोली अगर 1 इंच भी नीचे तुम्हारे लगती तो तुम्हारे हार्ट को चीर डालती। तुम लकी हो कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। एंड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट सर, कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर रेकमेंड किया है सर, साइटेशन के लिए, फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एट वंस एंड सेविंग द लाइफ ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर सर। Congratulations, Dr. Gupta. थैंक यू सर। थैंक्स डॉक्टर गुप्ता। थैंक यू मेजर। दैट्स इट सर। Sit. सर। Captain Roy, सर proceed. सर डॉक्टर गुप्ता, आपने मेडिकल की परीक्षा कहां से पास की? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से। वेल, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट, कांग्रेट्स। हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। यस यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। लेकिन वैसा क्यों कह रहा था डॉक्टर गुप्ता? क्या उस रात को पागल हो गया था? कैप्टन विकास राय, लुक, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। पागल और गुस्से से पागल हो गए आदमी में फर्क होता है। एंड डोंट बी मिस्टेकन दैट यू कैन ट्रैक मी। आई एम नॉट सूबेदार बलवंत सिंह। ग्रेट, कांग्रेट्स। मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए था डॉक्टर गुप्ता। खैर, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया था? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे पता चला उसे टाइफाइड हुआ है? उसने कोई बीमार होने की सिक रिपोर्ट की थी आपसे? नहीं, इसने कोई सिक रिपोर्ट नहीं की थी। दरअसल उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था, तो रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही ग्राउंड पर गिर गया था और बेहोश हो गया। कितना था बुखार? यस, 103 से ज्यादा था। जी, मैंने खुद मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई थी। वेल, मैंने टाइफाइड लिखा था और हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म भी हो गया था। डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि आपको पूना के मेडिकल कॉलेज से स्वर्ण पदक जो दिया गया। क्या आपको मैच से पहले नहीं था मालूम उसे कितना तेज बुखार है? व्हाट डू यू मीन कैप्टन? कैसे पता होगा मुझे? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। डॉक्टर गुप्ता, देखिए, आप मेरे सवालों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। देखिए, मुझे कोई डॉक्टरी का ज्ञान नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत मदद करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता। डॉक्टर गुप्ता, हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं। चलिए, आपके कहे अनुसार बिना थर्मामीटर लगाए, बिना नब्ज देखे नहीं पता चल सकता कि कितना तेज बुखार है, राइट? नहीं, देखिए, पल्स देखकर सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है ये जानने के लिए तो थर्मामीटर लगाना ही पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर गुप्ता, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। आप किधर? ओह, आई थॉट यू वर डन। आई एम नॉट डन येट, प्लीज। श्योर। डॉक्टर गुप्ता, मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट करने के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाएगा था आपके पास? वेल, सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे का है। डॉक्टर गुप्ता, आपने मेरे सवाल को ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये नहीं पूछा सिक रिपोर्ट का टाइम क्या है, मैंने ये पूछा सिक रिपोर्ट करने के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाएगा था आपके पास? डॉक्टर गुप्ता, मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट करने के लिए हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे रामचंद्र को आपके पास। घड़ियां उन 2 लोगों ने भी डाल रखी थी। जरा याद करके कितने बजे लाए थे? टाइम मुझे मालूम नहीं है। मैं तो बुलाऊं हवलदार राज सिंह को गवाही के लिए। करवा देगा आपको टाइम याद कि मैच से पहले लाए थे कि मैच से बाद में लाए थे? जवाब दो कैप्टन, डोंट बी डम। अच्छा, ये बताइए, जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे रामचंद्र को आपके पास सिक रिपोर्ट करने के लिए, तो कौन बैठा था आपके पास? जवाब दो कैप्टन, जवाब दो। कैप्टन कपूर बैठा था मेरे पास। लगाया था आपने थर्मामीटर? कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से और जवाब देने से बचने वाले नहीं हैं। मुझे डर है कि आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक अगला कोर्ट मार्शल आप पर ही ना हो जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, इज दैट क्लियर टू यू? सर, ये जानीज अफसर बीमारी ये जानीज क्या होता है डॉक्टर गुप्ता? जानीज जवानों को कहते हैं। Are you sure? Yes, No, you are not. सर, गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानीज कहकर पुकारते थे और ये जानीज शब्द गाली था डॉक्टर गुप्ता, गाली। खैर, जाने दीजिए। अगर आपको जवान की जगह जानीज पुकारना अच्छा लगता है तो कौन होता हूं मैं आपको रोकने वाला?
लेकिन आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मामीटर लगाए पता चल गया कि जानीस रामचंद्र जो है झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है। ग्रेट डॉक्टर गुप्ता, ग्रेट। आपको तो स्वर्ण पदक दिया गया है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। कौन होता हूं आपको सलाह देने वाला कि आपको कपूर की बात माननी चाहिए थी कि नहीं? कपूर ने आपसे कहा और आप मान गए कि ये जानीस हमेशा बीमारी का बहाना करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। Now, look, doctor. I said, look at me. Now I'm back. That is. डॉक्टर गुप्ता, क्यों खड़े हो अभी तक वहां पर? अपनी जगह पर वापस जाओ। सवाल तो खत्म हो गए। नो, सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। कम हियर मिस्टर गोल्ड मैग्नेट। अभी से सिविल में नौकरी ढूंढना शुरू कर दो तुम। And forget about that bloody citation! जय हिंद सर! जय हिंद! बैठिए आप सब लोग। सर! मेजर पुरी, सर, आप अपना अगला गवाह पेश करें। सर मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट की कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेंद्र रावत। कर्नल रावत, सर। सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या कभी रामचंद्र ने इन दो अफसरों के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं। क्या इन दो अफसरों ने रामचंद्र के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? कभी नहीं। इन दोनों अफसरों का रिकॉर्ड कैसा है सर? बहुत अच्छा, इनफैक्ट एक्सीलेंट। थैंक यू सर। सर मुझे इनसे आप कुछ नहीं पूछना। सिट। सर। कैप्टन रॉय, सर। प्रोसीड। सर। सर आपने अभी बताया कि रामचंद्र की इन दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी। रामचंद्र ने इन दोनों पर गोली क्यों चलाई? मैं नहीं जानता। ओके। सर रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य सर, बहुत मासूम संसार में जी रहे हैं आप। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? नो सर, आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है? आप तो कुछ जानते नहीं ना। सर मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी, आपने अपने हाथ से उसे प्लस दिया है सर। क्यों? ऐसी कौन सी खूबी देखी सर आपने उसमें? रामचंद्र हमारी रेजिमेंट के सबसे फुर्तीले जवानों में से एक है। अपनी ड्यूटी का ईमानदार और पक्का, an ideal soldier। सर आपने रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई, ऐसा क्यों? हमारी रेजिमेंट का रेसिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आए। उसकी टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बस इसीलिए उसकी दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई। तो सर क्या रामचंद्र सेना का ये रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र तो एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन अफसोस, इंटर कमांड मुकाबलों से पहले ही यह हादसा हो गया। अफसोस सर, रामचंद्र से पहले ये 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों? इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत, आप बचाव वकील से बहस नहीं कर सकते हैं, उसके सवालों का जवाब दें। सर, रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर था 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन। और सर कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता। कभी कभी तुम बेतुके सवाल पूछते हो कैप्टन। सर आप बेवजह ही गुस्सा हो रहे हैं, जबकि मेरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सीधा है सर। प्रत्येक विजय के पीछे सर झुकाए खड़ी एक पराजय होती है। और सर कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उसे तेज दौड़ा। That's it, sir. सर कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली थी इस हादसे से 1 महीना पहले। क्या शिकायत लेकर मिली थी वो आपसे? तुम्हें कैसे पता कि इस हादसे से महीना पहले वो मुझसे मिली थी? तुम भगवान हो क्या? नहीं सर, सच्चा निकले भगवान बनने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है बस थोड़ी बहुत ईमानदारी। सर मैं कैप्टन कपूर की पत्नी से मिलकर आया। वो आजकल अपने पिता के घर दिल्ली में, और उन्होंने मुझे प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी भी दी है जो उन्होंने इस हादसे से 1 महीना पहले सीओ साहब के ऑफिस में सबमिट किया। सर मैं उसको पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। गो अहेड। थैंक यू।
सर कैप्टन कपूर उस रात मैच से घर लौटा। He was dead drunk usually. जब अपनी पत्नी के पास बिस्तर पर गया तो उसकी पत्नी बिस्तर से उठ खड़ी। उसने कपूर से कहा, "Don't touch me, you are drunk, you are stinking." लेकिन सर कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार। उसने पत्नी का गाउन फाड़ा और चीख कर उससे कहा, "I have license to sleep with you." जा बाजा बिस्तर। फिर उसकी पत्नी ने उससे कहा, "मुझे छू कर तो देखो, इस बार मैंने तुम्हारी शिकायत सीईओ से ना की तो थू है मुझ पर।" लेकिन सर कैप्टन कपूर तो नशे में अंधा हो चुका। उसने पत्नी का गाउन फाड़ डाला और चीख कर उससे कहा कि सीईओ तेरा बाप लगता है, कितना याद रखता है, तू मेरी शिकायत करेगी सीईओ से। फिर सर उसने मेज पर रखी कैस्टर उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी सर। उसका कान फट गया। नशे में चोट कैप्टन बीडी कपूर को पता ही नहीं रहा कि उसकी पत्नी को कितनी गहरी चोट लगी सर। You have crossed the limit, कैप्टन। क्या तुम उस रात उस कमरे में मौजूद थे? Speak out. How the hell you know what happened that night? सर मैं उस रात उस कमरे में मौजूद नहीं था, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन था वो? रामचंद्र। सर रामचंद्र उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार आई मीन अर्धनी था। उसी ने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। सर मैं झूठ बोल सकता हूँ, रामचंद्र झूठ बोल सकता है। श्रीमती कपूर ने सीईओ साहब के ऑफिस में सबमिट किया था, जिसमें साफ साफ लिखा है सर कि उसका पति सैडिस्ट है, जानवर है, मेंटली सिक है सर। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसलने से कपूर की वाइफ के सिर में चोट लगी थी। ऐसे ही तो होता है सर, अक्सर ऐसा ही होता है। ये जो पैर होता है ना सर, हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी भी नहीं। और ये घर की आदमी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी भी नहीं सर। कैप्टन विकास राय, तुम एक नक्सलाइट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी एक नक्सलाइट था। कैप्टन इसके हाथ में एनकाउंटर में मारा गया। तुम्हारे खून में भी वही बगावत है। तुम पूरी फौज को बदनाम कर रहे हो। नक्सलाइट मैं बोलूंगा और How dare you touch me? You can't jump me! जाओ साहब, मैं रामचंद्र नहीं हूं, मेरा निशाना कभी नहीं चुकता। ये चौकी बुद्धि है, फिर कहीं सारी सारी यही डाल दूंगा। अपनी जगह पर जाओ। बैठिए आप सब लोग। सर कैप्टन बीडी कपूर। सर अगर इतनी ही गर्मी है शरीर में तो फ्रंट लाइन ड्यूटी क्यों नहीं ज्वाइन करते? बात बात पर लीव एप्लीकेशन क्यों सबमिट करते हो? Don't ever try to do this again in my court. Understand? Yes, sir. You better understand. Now sit. After you, sir. Sir. मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि कोर्ट बीडी कपूर की इस बात को नोट ना करे। वो गुस्से और घबराहट में ये सब कुछ कह गया। He is tense. After all, he is a human being. Really? Is he? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं मेजर पुरी कि गुस्से और आवेश में कैप्टन बीडी कपूर को पता ही नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, किससे कह रहा है। मेजर पुरी, चाहे कोई अपने होशो हवास ही क्यों ना खो बैठे, न्याय की लड़ाई तो इससे नहीं रुक जाएगी ना। कैप्टन राय, लगता है इस बार आप गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ। इस बात पर सोचने और विचारने का हक आपको है ना मुझे। ये तो कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक अपने बड़े अफसर पर हथियार क्यों उठा बैठा, बागी क्यों बन गया। मेजर, सत्य की तलाश में जिंदगी गुजर जाती है, ये सिर्फ एक कोर्ट मार्शल। इंतजार कीजिए, सत्य आपके द्वार पर आकर दस्तक जरूर देगा, मेरा वादा है जल्द ही। सर मैं सूबेदार बलवान सिंह को दोबारा गवाही के लिए बुलाना चाहूंगा। सूबेदार साहब। सर। सर। सूबेदार साहब, सीईओ साहब ने रामचंद्र को ऑर्डर दिया कि वो उत्तरी कमान के मुकाबले के लिए तैयारी करे और लगा दिया आपने से कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? सर कैप्टन कपूर ने ही मुझे ऑर्डर दिया था
कि रामचंद्र को उनका सेवादार लगा। बताया नहीं आपने उन्हें कि सीओ ने उसे दौड़ की तैयारी का ऑर्डर दिया? सर कैप्टन कपूर ने कहा था कि वो खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वो 5000 मीटर के चैंपियन रह चुके हैं सर, मुझे उनकी बात ठीक लगी। ठीक, तो कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए मैदान में आता था? जी सर, आता था। बहुत खूब। कितनी बार आया महीने में? क्या? ऊंचा बोलिए साहब, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज साफ सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आया सर। फिर आपने पूछताछ करी होगी, कोई एक्शन लिया होगा रामचंद्र के खिलाफ? रामचंद्र से पूछा था सर, उसने बताया कि प्रैक्टिस के टाइम कैप्टन कपूर उसे घर का पोलियो का काम देते करते थे। लेकिन सर नॉर्टन कमान के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र को कैप्टन साहब की अर्दली की ड्यूटी से बदल दिया और सर सिर्फ 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके रामचंद्र ने मुकाबला जीत भी गया। और तू आपने खुद उसे अर्दली की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? बोलिए। जवाब दो साहब, क्या सीओ ने आपको अर्दली की ड्यूटी हटाने का ऑर्डर दिया था? नहीं सर, सर मुझसे रामचंद्र ने शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? साहब आप तो जानते ही हैं, रामचंद्र छोटी जाति का। आप सीधी बात कीजिए। सर रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन साहब उसे कोई हरिजन कहकर पुकारते थे, बस इसी के चलते उसने मुझे अपनी ड्यूटी बदलने को कहा, नहीं तो उसने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया था। मान ली आपने गलत शिकायत रामचंद्र की। अगर कैप्टन बीडी कपूर उसे हरिजन कहकर पुकारते भी थे तो उसमें गाली कहां से हो गई? ये हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया गया है। अगर कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को हरिजन कह भी दिया तो उसमें गाली कहां से हो गई? नहीं साहब वो बात नहीं है। तो बात क्या है सूबेदार साहब? इसको जरा साफ साफ बताइए आप। सर रामचंद्र ने बताया था कि कैप्टन साहब उसे गाली देते थे, चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे सबके सामने। उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे ओए चूड़े दे पुत्र कहकर पुकारते थे। फिर क्या किया रामचंद्र ने? साहब उसने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। तो उसके काम ना करने पर, ऑर्डर फॉलो ना करने पर आपने रामचंद्र पर जरूर कोई कार्रवाई करी होगी? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? सर एक दिन तो अति हो गए। क्या अति होगी वो बताइए ना। सर एक दिन कैप्टन कपूर के घर कुछ मेहमान आ रखे थे, ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पोटी कर दी। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पोटी साफ करने के लिए कहा सर, उसने इनकार कर दिया। ये पोटी क्या होता है? जरा देसी भाषा में बताइए। क्या कह रहे साहब? कैप्टन राय सब क्या ये जरूरी है? सर मुझे लगता है कोर्ट में उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिसका मतलब अंग्रेजी में ना बताना पड़े। बोलिए। अरे आप क्या समझ नहीं आ रहा सूबेदार साहब? इस कोर्ट को बताइए पोटी क्या होता है? टट्टी! टट्टी! रामचंद्र ने सांप की बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया सर। कैप्टन साहब ने सब मेहमानों के सामने से कहा, हमें जात के चूड़े और टट्टू घर में सर्व करता है। तेरे पुरखे पुश्तों से हमारी टट्टी की टोकरी सर में उठा के घूम रहे हैं। सर में रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता था। नहीं साहब जी, वाहेगुरु दी सौ, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कई बार सुना है इन गालियों को अपने कानों से। फिर आपने क्या किया? आपने सबकी शिकायत सीओ साहब से क्यों नहीं की? मेरे नाल बहुत बड़ी गलती होगी साहब जी। मुझे पहले ही सीओ साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, फिर शायद खून ही ना होता। खून फिर भी होता। सरकार बेवकूफ है कि वो कर्नल को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को सीओ बना देना चाहिए। आप जा सकते हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। सॉरी सर। आप जा सकते हैं। सर सड़क में हत्या के चश्मदीद का जिन पर रामचंद्र ने खुद हमला किया। कैप्टन बीडी कपूर को गवाही के लिए बुलाना चाहते हैं। कैप्टन कपूर। सर सर ये पदक आपको किस लिए दिए थे? I got these medals for। हिंदी में जवाब दें। सर मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। I may be allowed to speak in English। आपका जन्म कहां पर हुआ? अमृतसर। आपकी शिक्षा दीक्षा? अमृतसर। ये वहीं से किया। ओह, आप ग्रेजुएट हैं? कैप्टन कपूर, मैंने आपके मैट्रिक और स्नातक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट से आपने दोनों ही परीक्षाओं में हिंदी विषय लिया है और आप अच्छे अंकों से पास भी हुए। फिर भी आप ये कहते हैं कि आपको हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती? आश्चर्य। मैं कलकत्ता में जन्मा, वहीं पढ़ा, वहीं पर बड़ा हुआ, फिर भी मुझे हिंदी आती, ठीक से लिखनी, पढ़नी और बोलनी भी। खैर, तब तो आप जवानों से अंग्रेजी में ही बात करते होंगे।
नहीं, ऐसा नहीं है। घर में सब अंग्रेजी में बात करते हैं, सो मैं टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ। ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है कैप्टन बीडी कपूर? अपनी भाषा बोलने में आप अपमानित इंसल्टेड महसूस करते नो हैं। कैप्टन, ऑफिसर हमेशा अंग्रेजी में ही बात करते हैं। अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है ये। अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए वर्षों बीत गए कैप्टन। लगता है उसका हैंगओवर अभी तक नहीं गया। सब यहाँ भाषा का मुद्दा नहीं है। शायद वो अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से बता सकता है, सो लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। सब कैप्टन बीडी कपूर, रामचंद्र ने आपकी शिकायत सुबेदार साहब से क्यों की? अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते कैप्टन। नीची जाति के लोगों को फौज में भर्ती किया जाएगा, यही सब होगा ना। बात बात पर शिकायत और शामिल, इसलिए इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन। भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़ दे कैप्टन बीडी कपूर। ये खानदानी लोग क्या होता है? खाते पीते घर के लोग। जब भूखे नंगों को फौज में भर्ती किया जाए, भरपेट रोटी मिलने लगे, इनका दिमाग नहीं फिरेगा क्या? फिरेगा, जरूर फिरेगा। आप तो खाते पीते घर के हैं, संपन्न परिवार के। यस, पिछले 4 पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। IAS, IFS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी जगह अफसर हैं हमारे खानदान के लोग। आफ्टर ऑल, we belong to the ruling class. बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। Yes, and I'm proud of it. प्राउड होना चाहिए। प्राउड में क्या? प्राउड होना चाहिए। और आपके पिताजी क्या करते थे? Retired as a DIG. लेकिन IG नहीं बन सके। So what? DIG कम होता है क्या? नहीं, कम ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन पिछले 5 साल में वो 2 बार सस्पेंड किए। क्या? लो कैप्टन, उनके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हो सका। Came out in flying colors. Got it? सर, कैप्टन राय को किसी के परिवार पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। और कैप्टन, आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, क्या रामचंद्र का? अब नहीं पूछूंगा सर, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। देखिए, मैं बस खानदानी शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे समझ में आ गया उसका। अब नहीं पूछूंगा, प्लीज। कैप्टन बीडी कपूर, आप रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ में क्यों हारे? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चराता था। दिन भर डंगरों के पीछे दौड़ता होगा, और मुझे रेस में हराकर कोई सुपरमैन तो नहीं बन गया वो। नहीं, सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताता हूं दौड़ में क्यों हारे। आप दौड़ में इसलिए हारे क्योंकि आप दिन रात शराब पीते हैं। आपके शराब का मैच का बिल देकर सीईओ आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। आपके रामचंद्र से दौड़ हारने पर आपके खानदानी घमंड को, अहम को बहुत गहरी चोट लग गई। आप दुश्मन बन गए रामचंद्र के। उसे बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया आपने। Come on, कैप्टन, मैं और दुश्मन बन गया, वो भी रामचंद्र का। दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। छोटे लोग क्या है? छोटे लोग मतलब छोटे लोग। जैसे कि रामचंद्र, क्यों? हाँ। अच्छा, तो क्या आप रामचंद्र को चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे कैप्टन बीडी कपूर? नहीं, वो झूठ बोलता है। और फिर भंगी को भंगी बुला दिया, कौन सा क्राइम हो गया? कोई क्राइम नहीं हुआ। ठीक, आपने बिल्कुल कोई क्राइम नहीं हुआ है कैप्टन। कैप्टन भिखारी दास कपूर, ठीक से पुकारो मेरा नाम। और बीडी कपूर, मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका नाम देखा है, स्पष्ट शब्दों में आपका नाम उसमें लिखा है, भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपका नाम ऐसा घटिया और गंदा क्यों रखा गया? आपके खानदान के लोगों में एक अंधविश्वास है कि अगर लड़के का जन्म बहुत सारे पीर फकीरों को मनाने के बाद हो, मिन्नतें मांगने के बाद हो, तो उसका नाम घटिया और गंदा रखा जाता है, जैसा कि आपका रखा गया है, भिखारी दास कपूर। हाँ, बीडी कपूर, तुम चूड़े को हमें बयान नहीं देना। चूड़े को चूड़ा और भंगी को भंगी पुकार सकते हैं, तो क्या मैं आपको आपका असली नाम से भी नहीं पुकार सकता हूँ? भिखारी दास कपूर। Stop it, otherwise क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने चूड़ा कहकर पुकारने से तुम्हें रोका था, या जैसे अपनी बीवी को मारा था जब उसने कहा था कि तुम एक जनखे इंपोर्टेंट नामर्द हिजड़े हो तुम, हिजड़े।
और मुझे कैप्टन भिखारी दास कपूर से कुछ नहीं पूछना। अपनी जगह पर जाओ कैप्टन। गार्ड विश्राम। सर। बैठिए आप सब लोग। सर। मेजरपुरी, सर। क्या आपको और कोई गवाह पेश करना है? नो सर, आई एम डन। सिट। सर। कैप्टन राय, सर। क्या आपको और कोई गवाह पेश करना है? यस सर। रामचंद्र। जवान रामचंद्र, विटनेस बॉक्स में आओ। सर, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। मैं एक बात कर चुका हूं कि मैंने ही कैप्टन वर्मा का खून किया है सर, और मुझे सजा मिलनी चाहिए सर। मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? सर, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने सिर्फ आपसे आपका नाम पूछा। आपका नाम है रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र के नाम पर रखा गया। वो तो न्याय के लिए लड़े थे, शायद यही सोचकर माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर, मुझे यह तो नहीं पता कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे कि आजकल हर थोड़े चमार का नाम रामचंद्र है। लेकिन सर, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं एक बात कर चुका हूं कि मैंने ही कैप्टन वर्मा का खून किया है। खून किया तो क्या तुम्हें पानी में चक्र दिया जाए, तुम्हारे गले में फूलों की माला लाई जाए, फांसी होगी रामचंद्र, फांसी। किसी का खून करने का, कत्ल करने का इतना घमंड है तुमको? कत्ल करते समय डरे नहीं, अब जवाब देते समय तुम्हारी जान जाती है। मैं कहता हूं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर तुम्हें ठीक कहते थे, ठीक अपमानित करते थे। चूड़ा चमार रामचंद्र। सर, गाली मत दो सर, गाली मत दो। जवान रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना भी सीखो। बताओ क्या क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? सर, बहुत गंदी गंदी गाली देते थे सर। रामचंद्र, जब उस रात तुमने इन्हें रुकने के लिए चैलेंज नहीं किया तो फिर क्यों रोकी उन्होंने मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास? सर, मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था, ये लोग मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। उस रात कौन सी गाली दी थी रामचंद्र? बहुत गंदी गाली दी थी साहब। रामचंद्र, मैं पूछ रहा हूं कौन सी गाली दी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुमने सच बोलने की शपथ ली रामचंद्र। तुम्हें स्कोप को बताना पड़ेगा रामचंद्र, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें स्कोप को बताना पड़ेगा, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा रामचंद्र, बोलना पड़ेगा रामचंद्र। बोलो रामचंद्र, बोलो। चिट्टा चूड़ा कहते साहब। आराम की सर। मेरा रंग देखकर कहते थे कि मेरी मां जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी, जरूर किसी कपूर या रामचंद्र साहब कुछ नहीं। सिट। जवान रामचंद्र, मर्द रोते नहीं हैं, कभी नहीं रोते। सॉरी सर। अपनी जगह पर जाओ। मेजरपुरी,
योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। सर, अब जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने हत्या की, तो मेरे पास साबित करने को कुछ बचा नहीं। बेशक कैप्टन राय ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि रामचंद्र के साथ स्वर्ण हुआ है, पर अगर हुआ भी है तो एक ऐसे समाज में जो नियम और कानूनों पर टिका है। विरोध प्रकट करने के और कई रास्ते हैं, बहुत से तरीके, लेकिन नहीं, रामचंद्र को तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया और वो है हत्या का रास्ता। समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कभी कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। रामचंद्र अपने सीनियर अफसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र आर्मी के चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। ठीक है, अगर मान भी ले कि इन दो अफसरों ने उसे तंग किया, गालियां दी, तो ये एक नैतिक जुर्म है। लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है और वो है मानव हत्या का अपराध। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। सेना में हर सैनिक को कठिन अनुशासन के साथ धैर्य और सहनशीलता का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हर सैनिक इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देने लगा तो एक गली के गुंडे और भारतीय सेना के जवान में क्या फर्क रह जाए? उसने खून किया है सब, अ ब्लडी मर्डर। इसलिए आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत रामचंद्र को सजा मिलनी चाहिए सब, फांसी की सजा, नथिंग लेस देन अ डेथ सेंटेंस। दैट्स इट सर। सेट। सर, कैप्टन राय, सर, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। सर, सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और नियमों पर टिका है। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये विरोध प्रकट करने के रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? शायद नहीं पहुंचते, कहीं नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं जो अंतिम अंक लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करे। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो नहीं की छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। आप प्लीज बात चले जाइए, क्लोजिंग स्टेटमेंट देना। और कमजोर लोगों का विरोध, माफ कीजिए, उसे विरोध नहीं बल्कि विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो नहीं की छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब ऐसे छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाए, अनसुने अनदेखे कर दिए जाए, तो विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। समाज ने, कानून ने, संविधान ने सबको बराबर का अधिकार, बराबर का दर्जा जरूर दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए यह अधिकार। जो समाज, जो कानून जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, उसकी उम्र कभी लंबी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी उसकी उम्र लंबी। बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार तो हम तो उनको अपनी ओर आंख उठाकर देखने का हक तक देने को तैयार नहीं है। इसका कारण है वो सामंती प्रवृत्ति, सामंती तरीका सोचने का, फ्यूडल टेंडेंसीज जिसे हम खुद को अभी तक आजादी नहीं दिला पाए हैं। लेकिन फिर भी सरकारी वकील मेजर पुरी बिल्कुल ठीक कहती कि रामचंद्र को दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड, क्योंकि अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार। एक अफसर की बच्ची की चट्टी उठाने से, अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार हराम की सच जैसी साधारण गाली सुनने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपने कान, अपनी आंखें बंद कर ली।
दंड मिलना चाहिए सर। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और आईपीसी की धारा 302 के तहत जवान रामचंद्र को दंड मिलना चाहिए सर। बार बार मृत्युदंड, मृत्युदंड सर, दैट्स इट। फिर वही चक्रव्यूह, सामने ना कोई दुश्मन ना कोई जंग। पहली बार मुझे इस दिल दहलाने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है मरने वाले के साथ। सच का केवल उतना होता है जितना दिखाई दे, समझ आए। नहीं, सच हथेली पे उगाया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि रामचंद्र को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप सबके मन में कहीं ना कहीं रामचंद्र के प्रति दया और करुणा उमड़ चुकी होगी। लेकिन यह कोर्ट मार्शल है, यहां फैसला तथ्यों के आधार पर होता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। लेकिन आप और आपके समाज को कौन चाहिए? कैप्टन बीडी कपूर या जवान रामचंद्र, या फिर दोनों ही नहीं? यह फैसला आपका अपना निजी फैसला होगा। जवान रामचंद्र, सर इधर आओ। सर, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? रामचंद्र किसी से नहीं डरता सर। गुड, वेरी गुड। मैं तुम्हें सजाए मौत देने जा रहा हूं रामचंद्र। तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं। सर, आपका जो भी फैसला होगा सर आंखों पर। गुड, वेरी गुड। हाथ मिलाओ रामचंद्र, हाथ मिलाओ। जवान रामचंद्र, मर्द रोते नहीं है, कभी नहीं रोते। सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। डायरेक्टर अखिलेश नारायण से कहूंगा कि वो कृपया आए और सभी कलाकारों का परिचय करें। फाउंडेशन का, कोमल एंड विक्रम आहूजा फाउंडेशन का बहुत दिल से आभार, जो हमें अवसर देते हैं इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देने का। और उस ऑडियंस महाशय का भी मैं आभार करूंगा जो बार बार तंग कर रहे थे। प्लीज आप नाटक देखने मत आया कीजिए, अगर आपको बात ही करनी हो, क्योंकि आर्टिस्ट महीना महीने रिहर्सल करता है और आप एंटर मत हो कीजिए। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। अपना परिचय खुद देंगे तो बेहतर रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम जयसिंह रावत है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक सिमंड। सबसे पहले मिसेस भारद्वाज का स्वागत करेंगी डॉक्टर सुप्रिया आहूजा
और मीनाक्षी पांडे। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि आप आई और अपने हाथों से सभी कलाकारों को सर्टिफिकेट और आज का विशेष उपहार देंगे। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद तालियां दिल से न बजेंगी। नाम प्रभाषक कौर। नमस्कार, मेरा नाम जयसिंह रावत। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक सिमरती। हेलो, मेरा नाम कुशार बिष्ट। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीर कुरैशी। जयसिंह रावत। इस बच्चे का पहले ही शो था ऋतिक सिमरती। आज पहला तुषार बिष्ट। मोहम्मद समीर। परमजीत सिंह। हिमांशु कोटनाला। हेमलता पांडे। नितिन। इस नाटक के एसोसिएट डायरेक्टर जागृति कोठारी। अब आपके सामने आ रहे हैं इस नाटक के कोर्ट मार्शल के डायरेक्टर अखिलेश नारायण। अब इससे पहले कि ग्रुप फोटो हो, मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में बहुत ही सीनियर पर्सनालिटीज मौजूद। टेलीविजन लॉन्च किया, आप सब उनका जोरदार स्वागत करें। और मैं मिस्टर अजीत गुप्ता और सुमन गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि मंच पर आए ग्रुप फोटो के लिए। आइए। इज ए वेरी सीनियर ब्रॉडकास्ट। ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार जोरदार तालियां। और साल दर साल आप लोगों को इम्प्रूव करते हुए देख रहे हैं तो बहुत खुशी है। और आपका निर्देशन तो बस थैंक यू। इसे ऐसा
थैंक यू सो मच सर. सर एनी एडवाइस, बिकॉज यंगस्टर्स बहुत हैं जो शायद आप इतने सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, कुछ एडवाइस इनको देना चाहिए. थैंक यू. एक्चुअली चैनल्स बहुत चलाए, बहुत सारी विधाओं पे काम किया, लेकिन एक विधा ऐसी है जो जीवन के बहुत करीब है और वो है थिएटर. और आप अगर थिएटर को बढ़ावा दे रहे हैं और आप लोग थिएटर देखने आ रहे हैं, आपसे ज़्यादा जीवन कोई नहीं है. आप सबको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. मेरे साथ आप देख रहे हैं सेना के तमाम अधिकारी जवान यहाँ पर मौजूद हैं. जी हाँ, कोर्ट मार्शल आपने भी देखा, एकलव्य थिएटर ग्रुप के कलाकार हैं, देहरादून से यहाँ दिल्ली में परफॉर्मेंस के लिए आए हैं. एक से बढ़कर एक प्रस्तुति इनके द्वारा यहाँ हमको देखने को मिलती रहती है. और आज जो पूरा थिएटर जो एकदम बंद करके देख रहा था इस प्ले को, जो अब तक के नाटक है, मैं अपनी पर्सनल रिव्यू के बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा. और हमारे साथ अखिलेश नारायण है जो कि इस मंचन के डायरेक्टर है. सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में. ये कोर्ट मार्शल आपने जो प्ले चुना जी, कुछ बताएं दर्शकों को कि क्या पूरा इसके मामला है. कि कोर्ट मार्शल बहुत फेमस प्ले है, थिएटर का मतलब बहुत एक कहते हैं मील का पत्थर. अच्छा, दिल्ली में तो बहुत ही होता है और हमने सोचा कि हम इस प्ले को करते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने जिन लोगों को करते हुए देखा है नाटक में, नाम किसी का नहीं लूंगा, तो नाटक को थोड़ा सा ना मजाक की तरफ ले जाते हैं. सैन्य अकादमी में डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है और वही चीजें इस नाटक से मिस होती. तो हमारी कोशिश वही रही कि उस चीज को पेश किया जा सके और बढ़िया वास्तविक ढंग से, अभिनय ना लगे और अभिनय कर भी रहे हो अभिनेता. ये कोशिश रही इस नाटक को करने के पीछे. जी, और बताएं आप. और कुछ अपनी टीम के बारे में बताएं. हाँ, हम लोग की टीम है इसमें रिहर्सल के दौरान कुछ खास. हाँ बिल्कुल, ये टीम जो है हमारी, इसमें अक्सर लोग यंगस्टर ज्यादा हैं. अगर आप कर्नल का रोल भी देख रहे हो, वो अक्सर कर्नल की एज जो कही जाती है 40 से 45 के बीच, लेकिन जो अभिनेता है वो 25 साल का है. लेकिन उसके खूबी वो कैसे क्रिएट करता है रिहर्सल के दौरान, उस अपने पूर्वाभ्यास के दौरान जो वो मेहनत करता है, तब वो जाके मंच पे 30 या 35 दिन की रिहर्सल के बाद वो चीज़ पा पाता है, ताकि वो लगे कर्नल ही है. तो ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं. फिर इस नाटक की कॉस्ट्यूम थी, तो कॉस्ट्यूम को लेकर काफी इसमें डिफिकल्टीज आई कि कौन सी हमें रेजिमेंट है, क्या रैंक होगी, क्योंकि वो सारी भी जानकारी इकट्ठा करना. तो रिसर्च वर्क काफी रहा नाटक के पीछे, तब जाके नाटक पेश किया गया. और इस नाटक को अब जो हम जिस टीम के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल नई है, तो काफी अच्छा अनुभव रहा. मतलब इससे पहले कोई और लोग करते थे, होता है ये नाटक, एक नाटक कोई और शो एक्टर करता है, एक नाटक कोई और एक्टर करता है, इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं थिएटर में. तो काफी अच्छा रहा. हम दिल्ली में आए और दिल्ली में इस नाटक को परफॉर्म करना और ऑडियंस का इतना अच्छा रिव्यू मिलना, बहुत कमाल. जी, बहुत धन्यवाद. कैप्टन रॉय की सशक्त भूमिका में थे सर. और जी नमस्कार, बहुत स्वागत है. जी नमस्ते. जी, अपना परिचय देते हुए एक बार बताएं. मैं हिमांशु कोटनाला हूँ और मुझे लगभग 1.5 साल हो गया एकलव्य थिएटर में जुड़े हुए देहरादून. और बाकी सर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. जिस हिसाब से अभी काफ़ी सारे हमारे नए नए भी कलाकार आ रहे हैं, लेकिन सर की छत्र छाया में पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन काफ़ी अच्छे हम लोग उभर कर आएंगे सारे के सारे. बाकी अगर प्ले से रिलेटेड बोलूँ तो सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं किस तरह का प्ले था. मेरी भूमिका थी, डॉक्टर गुप्ता की मेरी भूमिका थी. और मेरी भूमिका तकरीबन ये थी कि बोलते हैं ना कि छोटे मतलब जवान तबके को, वैसे तो बोलते हैं कि सेना में सारे जवान इक्वल होते हैं, चाहे वो ऑफिसर रैंक के हो चाहे वो छोटे हों, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. तो वो मेरे कहीं ना कहीं वो चीज़ थी मेरे पे कि मैं क्योंकि मेरा खुद कैप्टन था और जो कैप्टन कपूर था वो भी कैप्टन था, तो कहीं ना कहीं मेरे अपना दोस्ती वाला वो चल रहा था और मैंने जो जवान था रामचंद्र को उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया. तो इस प्रकार का ये हमारा रहा है. बहुत जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. जी सर नमस्कार. जी सर, मेरा नाम ऋतिक सिमल्टी है और मैं इस कोर्ट मार्शल नाटक में लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेंद्र रावत की भूमिका निभा रहा था. जी जी. तो सर, मैं इस ओहदे के बारे में यही कहूँगा कि एक जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, वो पिता समान होता है एक अपनी रेजिमेंट का. बिल्कुल. तो सर ने मुझे पूरा गाइडेंस सर करा, हर चीज़ सर ने बताई है. तो जो भी श्रेय दूंगा जितना मेरे से हुआ है सर की वजह से. नमस्कार सर.
हेलो, मेरा नाम तुषार बिष्ट है और मैंने रामचंद्र का किरदार इसमें किया था। ये प्ले जो है हमारा जो थिएटर ग्रुप का सबसे एक तरह से फेमस प्ले है। मतलब हमारा जो थिएटर ग्रुप है वो इस प्ले के लिए मतलब जाना जाता है। अच्छा। हमने इतनी अलग अलग जगह कर चुके हैं ये प्ले और हर बार जहाँ भी गए हैं बहुत अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अब डायरेक्टर हमारे इतने बढ़िया हैं। तो मतलब हमारा काम है सिर्फ जो उनका निर्देश है उनको फॉलो करना और अपनी तरफ से भी मौका देते हैं कि आप उसमें क्या कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी क्या ला सकते हो आप उसमें कैरेक्टर में, तो वो हम अपनी तरफ से लाते हैं और फिर जो है वो आपके सामने था आज। थैंक यू सर। मेजर पुरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो। नाटक के बारे में तो सर बहुत कुछ कह ही चुके हैं। कुछ ये हटके जो बता दीजिए। नाटक है स्वदेश, दीपक जी का लिखा हुआ है और अखिलेश नारायण ने डायरेक्ट किया है। आज जो हम नाटक लेके आए हैं, मैं अपने किरदार के बारे में बात करूंगी। जी जी जी। मेरा जो किरदार है मेजर अवंतिका पुरी, तो इसकी जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सीधा है कि फैसले इमोशंस के आधार पर नहीं होते हैं, तर्क के आधार पर होते हैं। बिल्कुल। और वही मैंने अपने किरदार के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। नाटक हमारा जो मंचन है वो दर्शकों को कैसा लगा वो तो प्रतिक्रिया आदि में पता चल चुकी है, बाकी तो अपना अपना सबका रवैया है। और पाहुजा फेस्टिवल में हम लोग आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगा आके। बहुत हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, मैम है, सर है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। हमारे सारे नए आर्टिस्ट हैं, सबके लिए एक अच्छी अप्रोच यहाँ पे मिली है, एक मंच मिला है, अच्छा मंच मिला है, अच्छी ऑडियंस मिली है। और एक थिएटरिस्ट होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मंचन होते रहने चाहिए, अच्छे मंचन होने चाहिए। आगे भी कोशिश रहेगी अच्छा करें। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। जी सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम परमजीत है और जो अभी मैंने कैरेक्टर किया था वो कर्नल सूरज सिंह का था। तो मैं हमारे गुरुजी की कई भी बात कहूँगा, अखिलेश नारायण जी जो हमारे सर हैं, कि ये नाटक बहुत हुआ है और बहुत फेमस भी है, बहुत मेजर तरीके से लोग करते हैं। बट चुनौती ये रही कि इसको अलग तरीके से कैसे किया जाए। हर इंसान का अलग अलग नज़रिया होता है और सर ने उस नज़रिए को प्रस्तुत किया और लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है, सराहा है। हाँ जी। और मैं अपने आप को ये बोलूँगा कि हाँ, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने मुझे सेलेक्ट किया और ये मुझे कास्टिंग दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सबको पसंद आया, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी सर, नमस्कार। नमस्कार आपको। मेरा नाम ध्रुवशेव गौड़ है और इस नाटक में मैंने, अगर सिंगल वर्ड में क्लब करना चाहूँ तो नाटक के खलनायक की भूमिका, बीडी कपूर की भूमिका इस नाटक में मैंने अदा करी। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों ने इसे देख ही लिया होगा। मेरी तरफ से मेरी कोशिश यही रही थी, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में रह चुके हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं। तुषार हमारे साथ हैं, उनके फादर अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं आर्मी में नहीं जा पाया, मेरा खुद का ड्रीम था, 2 करियर्स मेरे पास चूज़ करने के लिए थे, मैंने एक्टिंग को अपना करियर बनाना चुना। और इसलिए बस वो फ्रेज़ है ना कि ट्राइंग टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अ फादर, तो बस मेरी कोशिश इस वाले नाटक के लिए बस यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर से आत्मीयता से मैं इस किरदार को निभा सकूं और आप लोगों के सामने, दर्शकों के सामने पेश कर सकूं। थैंक यू सर। धन्यवाद। सूबेदार जी हैं हमारे साथ, गवाही देते देते बहुत थक गए होंगे। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बताएं, कौन कहेगा कि ये उत्तराखंड के हैं? सर, मैं उत्तराखंड का ही हूँ। जी जी। और मैंने सूबेदार जी की भूमिका निभाई है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? हाँ जी, मतलब सूबेदार जी की भूमिका निभाते हुए। अच्छा अच्छा। और मैं मतलब 1 साल से थिएटर कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा ना कहते, बस इतना कहूंगा कि जो हम समाज में अपने आज भी हम कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि हम किसी ना किसी को नीची जाति दिखाते हैं जी, तो ये बिल्कुल गलत है। ऊपर वाले ने जो बना रखा है सब बराबर है, सबका खून एक ही है, सब में दिमाग एक ही है, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब अगर हम किसी को नीचा दिखाएंगे तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीजें बाधाएं विकास में। जी जी। तो यही बात है। हमारे मोदी जी भी ये कहते हैं, आप जैसे जानते हो, और योगी आदित्यनाथ भी ये बोलते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान रखे। बाकी तो हर किसी की अपनी मानसिकता है, वो हम कभी बदल नहीं सकते, वो हमें खुद ही बदलनी पड़ेगी अपने में से। बस आपका बहुत शुक्रिया, सच्ची बात। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शमीर जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की टीम के साथ मिलकर के, और इतना अच्छा किरदार निभाया आपने जी। कुछ खास बताना चाहिए? खास ये बताना चाहूँगा कि जो मेरा रोल था, एक गार्ड का रोल था, जो हमारे कर्नल थे सूरज सिंह, उनके गार्ड का। और कहीं विक्की कौशल ने एक बात कही थी जब उन्होंने अपनी मूवी की थी कि जब आप सेना की वर्दी पहनते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी ना सीधी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो मैंने महसूस किया। मैंने एक बार पहले
मतलब रिहर्सल में पहनी थी, तब भी मैं उतना ही स्ट्रेट हो गया था। और आज भी वो जिम्मेदारी जब पहन के मैं समझ रहा हूँ ना, तो मुझे वही फीलिंग आ रही है कि हाँ, मुझे देश के प्रति अधिकारी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बंदूक तैनात जी कर दिया आपने कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिसिप्लिन में भी रहें और दूसरे को भी डिसिप्लिन में रखें, अपने देश को भी डिसिप्लिन में रखें और बाकी जो सामने दुश्मन हो उसको भी। तो उस वजह से एक मुझे अंदर भी कहीं ना कहीं एक किरदार आपको बहुत कुछ दे के जाता है, तो मुझे बहुत कुछ दिया है इस किरदार ने, जैसे डिसिप्लिन, सुबह उठना, 4 बजे उठना, रनिंग करना, तो ये सब किया है मैंने इस समय में, तो काफ़ी कुछ दिया है और एक अच्छा मैसेज भी दिया है जो ऊंच नीच के उस पर भेदभाव नहीं। जी जी जी, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा ये कोर्ट मार्शल प्ले कितना सटीक था। अपने सुझाव और विचार हमसे जरूर साझा कीजिएगा। और ये प्ले कहीं ना कहीं एक ये सीख तो जरूर देता है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और जज्बात में या गुस्से में जो कदम हम लोग गलती से उठा लेते हैं उस तरह के कदमों को नहीं उठाना चाहिए। अपनी बात कहने के कई माध्यम होते हैं, हमें उस पर जो है गौर करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए, गुस्से में किए हुए फैसले पूरे करियर को और खुद उसको या उसके करियर को नहीं बल्कि उसके परिवार को, कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है, उजाड़ सकता है। तो इस पर बहुत ही संयम रखने की बात है, इस बात को बहुत समझने की बात है। तो इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन चिंतामणि के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।